हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स के बारे में। ये बैंकिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम पर्ल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी बना दी है, फर्स्ट एंड सेकंड अबाउट द बैंकिंग, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1904 से। तो 1904 यानी कि 1904 में क्या हुआ? बिगनिंग हुई थी कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया की। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक का विघन हुआ, ये स्टार्ट हुए, इंट्रोडक्शन हुआ इनका और इनेक्टमेंट हुआ था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 का। इसके अकॉर्डिंग ही कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। देन 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ या आरबीआई एक्ट कब बना। तो हम लोगों को ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि 1934 या 1935। तो 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हो गया था आरबीआई का, लेकिन आरबीआई एक्ट बन गया था 1934 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। 1955 में एसबीआई का क्रिएशन हुआ। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ 14 मेजर बैंक्स का और लीड बैंक स्कीम्स, यानी कि बहुत सारी बैंक जो प्राइवेट थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ 6 मेजर बैंक्स का। 6 बड़ी बड़ी जितनी भी बैंक थी उनका नेशनलाइजेशन हुआ, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। 1982 में सेटिंग अप किसकी हुई? नाबार्ड की। और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एंट्री हुई थी नए प्राइवेट सेक्टर बैंक की। कुछ एलपीजी रिफॉर्म से क्या होते हैं? ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसमें कि लिबर्टी मिलती है प्राइवेट सेक्टर को, इससे वो अपने सेक्टर के कुछ बैंक्स ओपन कर सकते हैं। 1996 में लोकल एरिया बैंक्स यानी कि एलएवीज का फॉर्मेशन हुआ एंड इंट्रोडक्शन हुआ। 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स का, ये जो आपके जितने भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं और पेमेंट बैंक्स हैं, जैसे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक सुना होगा, या आपने बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये चल रहा है न्यू बैंक्स का। ये न्यू बैंक्स क्या होते हैं आगे हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं जो बैंक्स के मेजर टाइप्स हैं उसके उनके बारे में डिटेल्स में। तो फर्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई 1935। देखिए ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है सेंट्रल बैंक इंडिया का, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1935 में। किसके अंडर? प्रोविजन के अंडर, दैट वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और ये किसकी बेस पर है? ये है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर। एक हिल्टन यंग कमीशन आया था 1935 में, 34 में, तो उसकी रिकमेंडेशन पर बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ 1935 में। ये एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहले ये नहीं था कि नेशनलाइज था, ये था एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। और इसके बाद ये 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया आरबीआई को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली ओन कर लिया, फुल्ली ऑक्युपाई कर लिया। आरबीआई अफेयर्स आर गवर्न, किसके द्वारा आरबीआई के अफेयर्स गवर्न किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। जो 4 साल के पीरियड में किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं इसमें होते हैं गवर्नर, जो कि जिसमें 4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? ये इसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 10 डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड से होते हैं और 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी होते हैं। ये 10 जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, ये अलग अलग वेरियस फील्ड्स के लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं बैंकिंग वर्क में,
और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 4 डायरेक्टर्स होते हैं हर एक लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड की स्थापना की जाती है तो हर एक लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर भी होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 1955। देखिए अब हम पढ़ेंगे SBI के बारे में। तो ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1955 में। कब इंट्रोडक्शन में आए? 1955 में अंडर द SBI एक्ट आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सेंट्रल बैंक था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, क्या था? सेंट्रल बैंक। तो इसका जब नेशनलाइजेशन हुआ अंडर द SBI एक्ट तब आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, जो कि सेंट्रल बैंक का वर्क करता था फॉर ब्रिटिश इंडिया। जैसे अब हमारे आज़ाद इंडिया में RBI हमारे लिए वर्क करता है। इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था और वन ऑफ द टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड। और जितने भी पूरे वर्ल्ड में 50 बैंक्स थे उनमें से एक टॉप में से एक बैंक था। एंड आफ्टर इट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 एंड 1980 में। देखिए गवर्नमेंट ने 20 प्राइवेट सेक्टर्स बैंक को अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1970 के अंतर्गत ये नेशनलाइज कर दिया 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। आपने सुना होगा 14, तो इसमें देखिए 14 और 6 बैंक्स के बारे में बताया गया है। ये जो 14 बैंक्स हैं विद डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़ नेशनलाइज्ड इन 1969। 14 बैंक जिनकी डिपॉजिट था 50 करोड़ वो 1969 में नेशनलाइज हुए। और जो 6 बैंक्स थे जिनका डिपॉजिट्स था मोर देन 200 करोड़ यानी कि 14 बैंक से भी ज़्यादा, वो नेशनलाइज्ड हो गए 1980 में। और आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 80% ऑफ बैंकिंग सेगमेंट इन इंडिया वाज अंडर गवर्नमेंट ऑनरशिप। और जब सेकेंड फेज आया नेशनलाइजेशन का उसके बाद जो 80% आपके बैंक थे वो गवर्नमेंट के अंडर आ गए। इसके बाद आया लीड बैंक स्कीम 1969। तो देखिए लीड बैंक स्कीम क्या होता है, हम पहले इसको सिंपली समझते हैं। लीड बैंक एक्ट करता है, लीड बैंक एक्ट्स एज ए लीडर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन द अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। लीड बैंक एक लीडर के रूप में काम करता है। कहाँ पे? जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट दिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबका ये एक लीडर बैंक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन। जितनी भी रूरल एरिया हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं प्रायोरिटी सेक्टर की, तो वहाँ पर जो भी क्रेडिट जाता है लीड बैंक उसमें एज अ लीडर वर्क करता है। और ये गडगिल ग्रुप ने इसको रिकमेंड किया एरिया अप्रोच नाम की एक अप्रोच का, that was adopted under the scheme service area approach. Developed version of area approach was introduced under the lead bank scheme. अगर लीड बैंक स्कीम के बारे में आपको इस अप्रोच के बारे में पूछता है तो इसको गडगिल ग्रुप ने रिकमेंड किया था एरिया अप्रोच को, यानी कि विद इन एन एरिया वर्क करता है। विद इन एन एरिया ये क्रेडिट देने का वर्क करता है जो लीड बैंक है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ अंडर द असाइनमेंट ऑफ लीड रोल्स टू इंडिविजुअल बैंक्स। ये पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं और इनको कुछ डिस्ट्रिक्ट दे दी जाती हैं, कुछ जिले दे दिए जाते हैं जहाँ पर इनको रूरल डेवलपमेंट करना होता है और उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना होता है और उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद है रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs। तो ये जो RRB है 1976 में इनका फॉर्मेशन हुआ, सेट हुए ये। और देखिए मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि RRB की एक ना ब्रांच होते हैं। RRB एक तरीके से ब्रांच होते हैं किसी भी बड़े कमर्शियल बैंक की। जैसे PNB के कुछ बैंक्स होते हैं, आपने सुना होगा सर्व यूपी ग्रामीण बैंक या सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व पंजाब ग्रामीण बैंक। तो इनको RRB कहा जाता है। ये एक विलेज एरिया में या किसी स्मॉल एरियाज में ये क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। और वैसे इसमें ये सारी फैसिलिटी देते हैं पैसे को जमा करने की और पैसे को निकालने की भी, लेकिन ये थोड़ा
जो ये लोग लेते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 50% क्रेडिट देता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35%। ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी। तो इस तरीके से ये आरआरबी बैंक चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबी के? ये हैं क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड कराना, एग्रीकल्चर लेबर को, आर्टिसन को और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को रूरल एरियाज में। और ये भी देखना कि जो रूरल डिपॉजिट्स हैं उनका जो आउटफ्लो है अर्बन एरियाज में, और ताकि रीजनल इम्बैलेंसेस कम हो, यानी कि अर्बन एरियाज में ही लोग पैसा जमा कराने ना जाएं, जो डिपॉजिट है वो इनके बैंक में भी आता रहे ताकि वो इजीली रीजनल को बैलेंस कर पाए, रीजनल इम्बैलेंसेस ना हो। आरबीआई आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 75% ऑफ देयर टोटल क्रेडिट एज पीएसएल। आरबीआई अपना 75% प्रायोरिटी सेक्टर को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, और ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा और सुपरवाइज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। और लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं? देखिए एलएवीज 1996 में इनकी स्थापना हुई। ये स्मॉल प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो अनाउंस हुए 1996 में, किसकी ड्यूरेशन के अंडर? विद ओवर 2 और 3 कंटिन्यूस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कम से कम अगर 3 डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम नहीं सॉरी मैक्स 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट साथ में मिलकर एक स्मॉल प्राइवेट बैंक्स बनाते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि रूरल जो सेविंग है, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा रूरल सेविंग हो, उनका मोबिलाइजेशन हो अच्छे तरीके से, और इन्वेस्टमेंट रूरल लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो। तो ये आपका 3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलता है। और हर एक जो एलएवी होती है यानी कि लोकल एरिया बैंक, वो रजिस्टर्ड होता है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन इनको लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। और ये जो बैंक होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स, यानी कि इनमें सीएआर यानी कि सीआरआर जो आपके कैश रिजर्व रखने होते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको रखना होता है, तो वो आरबीआई के साथ ये बैंक उनको रखते हैं। पीएसएल रिक्वायरमेंट 40%, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये करते हैं 40%, जो ये पैसा लोन में देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को, तो 40% प्रोवाइड कराते हैं। और ये अलाउड हैं कि वो अपनी ब्रांच को एक या एक से ज़्यादा अर्बन सेक्टर में खोल सकते हैं, और बाकी जो ब्रांचेज हैं वो रूरल या सर्बन एरियाज में अलाउ कर दी जाती हैं। तो ये है आपका एलएवी के बारे में। नाउ वी विल स्टडी स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस पेमेंट बैंक्स। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू।